गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मिडविल हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अल्टरनेट आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो चलिए आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो पिछले वीडियो पे जो कमेंट आया है वो 2 कमेंट्स आए हैं, जोगिंदर सिंह वेरी गुड सीरीज़ और संजय कुमार का सराहनीय प्रयास। धन्यवाद संजय कुमार जी और जोगिंदर सिंह। तो आ गए हैं अपने हम क्वेश्चन पेपर पर। यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है, अकबर के शासनकाल में जिस जमीन पर हर साल खेती होती थी और उसे खाली छोड़ा नहीं जाता था उसे कहते थे, तो उस भूमि का क्या नाम था? आप वीडियो के साथ गैस भी कर सकते हैं। तो इसका नाम था पोलज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा और ये प्रश्न आया है DSSB PGT 2016 में। अकबर के शासनकाल में हर साल की जाने वाली भूमि पर खेती को पोलज कहते थे। इसमें प्रत्येक वर्ष 2 फसल की जाती थी। आगे जो प्रश्न है वो कथन और कारण का प्रश्न आ गया है, तो चलिए देख लेते हैं। अभिकथन कहता है, मुगल कालीन वास्तुकला शाहजहां के शासनकाल में अपने उत्कर्ष पर पहुंची थी। बिल्कुल सही बात है। वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां के काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। दिल्ली की जामा मस्जिद तथा लाहौर का शालीमार बाग और दिल्ली का लाल किला शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। ये भी बिल्कुल सही है, तो हमारा उत्तर बन जाएगा ए आर। दोनों सही है और इसके के अनुरूप है या व्याख्या दे रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आया हुआ है DSSB PGT 2016 में। एक बार व्याख्या देख लेते हैं। वास्तव में स्थापत्य कला का विकास की दृष्टि से शाहजहां का काल स्वर्ण काल माना जाता है। यह काल कला मुख्यतः स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष काल था। उसने अनेक मस्जिद सुंदर भवनों का निर्माण कराया। दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, आगरा स्थित ताजमहल शाहजहां की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। जहांगीर ने लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण प्रारंभ करवाया था, जिसके बाद शाहजहां ने पूर्ण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। तो यहाँ पे बहुत सारे विकल्प दिए हैं। सबसे पहला दे रहा है जिसमें तो नीचे विकल्प दिए गए हैं ABCD में, ये देख रहे हैं आप। तो इसमें से हमें चूज़ करना है, तो चलिए रीड कर लेते हैं। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की पिपासा का परिणाम इबादत खाना में अंतर आस्था का संवाद तथा परिसंवाद हो गया। बिल्कुल सही है। अकबर के धार्मिक विचार परिपक्व हो गए क्योंकि उसे विभिन्न मतवादों के विद्वानों से प्रश्न करने तथा उन्हें सुनने और उसके सिद्धांत के विषय में जानने का अवसर मिला। ये भी करेक्ट होगा। रूढ़िवादी धार्मिक विचारों
से तेजी से दूर होता चला गया और सूरज और प्रकाश पर केंद्रित दिव्य शक्तियों की पूजा के लिए स्वयं कायल हो गया। ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा हम सभी को ले लेंगे। ऑप्शन ए में ए बी सी सभी हो रहे हैं, सभी के सभी सही हैं। ये भी प्रश्न रहा है DSSB 2016 का। अकबर धार्मिक दृष्टि से बहुत सहिष्णु था। वह विभिन्न धर्मों के प्रति आदर रखता था। इसी कारण उसने 1575 ईस्वी में अपने विचार आदान प्रदान करते थे। फिर से देख लेते हैं। अकबर धार्मिक दृष्टि से बहुत सहिष्णु था। वह विभिन्न धर्मों के प्रति आदर रखता था। इसी कारण उसने 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया, जहां सभी धर्मों के धर्मशास्त्री अपने विचार आदान प्रदान करते थे। उसने धीरे धीरे रूढ़िवादी विचारधारा का त्याग कर दिया और 1558 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए इबादत खाने को खोल दिया। 22 जून 1579 में मजहर की घोषणा की। डेट जरूर याद रखिएगा। मजहर की घोषणा हुई है 1589 में घोषणा की, जिसके तहत मुस्लिम उलेमाओं को फतवाओं पर पाबंदी और धार्मिक मामलों के निर्णय पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिसके कारण कुछ उलेमाओं ने उसका विरोध किया, जिसे यमुना नदी में फेंक कर मरवा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का एक महान संगीतज्ञ था? बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो ये था तानसेन। नवरत्नों में शामिल था अकबर के दरबार में। DSSB PGT 2016 का ये प्रश्न रहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तानसेन अकबर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ था, जिसे अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। तानसेन को अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। अकबर स्वयं ही बहुत अच्छा नकारा यानी नगाड़ा बजाता था। तो पदवी थोड़ा ध्यान रखिए, क्या पदवी प्राप्त हुई थी अकबर से तानसेन को? तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि इसको दी गई थी। मध्यकालीन भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो सभी रीड कर लेते हैं। सबसे पहले ए कहता है अकबर के शासनकाल में 1/3 मशहूर शासकीय राजस्व के अंतर्गत जाता था। ये सही है, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। अकबर के शासनकाल में सिकंदरी गज को मापन की सुनिश्चित इकाई माना गया। ये भी करेक्ट होगा। 10 साला व्यवस्था ने किसानों की समस्याओं को अत्यधिक बढ़ा दिया था। यही गलत हो रहा है और हमारा जो उत्तर बनेगा ऑप्शन सी बन जाएगा। डी भी पढ़ लेते हैं। पैमाइश के लिए तेनाब कही जाने वाली रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये भी करेक्ट है। और ये भी प्रश्न रहा है DSSB PGT 2016 का। 10 साला व्यवस्था अकबर द्वारा 1580 में टोडरमल की सलाह पर लागू किया गया। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया। इस प्रणाली में यद्यपि कर निर्धारण पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और प्रचलित मूल्य के आधार पर किया जाता था। उसका 1/10 भाग हर साल वसूल करता था। यह एक प्रकार की रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, क्योंकि सीधे कृषक ही प्रतिवर्ष लगान देने के लिए उत्तरदायी थे। तो 10 साला व्यवस्था अकबर द्वारा शुरू किया गया था 1580 में टोडरमल की सलाह पर। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाते हैं नीचे। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की 2 प्रमुख प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से द्वारा शुरू की गई। तो ये पूछ रहा है किसके द्वारा शुरू की गई थी ये व्यवस्था।
इस व्यवस्था की शुरुआत करने वाले थे शेरशाह सूरी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। टीजीटी हिस्ट्री 2016 का प्रश्न रहा है। रैयतवाड़ी व्यवस्था मूल रूप से शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क कर लगाना वसूल किया जाता था। ब्रिटिश काल में यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? ये नेट का भी प्रश्न रहा है, मुझे जहां तक याद आ रहा है। तो ये दफनाया गया है काबुल में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी हिस्ट्री 2016 का प्रश्न रहा है। 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा में नूर अफगान, जिसका आधुनिक नाम आराम बाग है, में दफनाया गया, परंतु बाद में उसे काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर ही दफना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? तो ये आक्रमण हुआ है मोहम्मद शाह के समय। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। टीजीटी हिस्ट्री 2016 का प्रश्न रहा है। अहमद शाह अब्दाली ने मुगल शासन मोहम्मद शाह के शासनकाल में सर्वप्रथम 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी नहीं जाना जाता? ए, नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन, बी कहता है पहला रुपया जारी किया जो 20 सदी तक प्रयोग होता रहा, नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी होगा, ये नहीं किया है। और ऑप्शन डी कहता है सभी शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए। तो हमारा उत्तर सी होगा। शेरशाह सूरी के महान कार्यों में नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करना शामिल नहीं है। नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने प्रारंभ किया था। शेरशाह सूरी प्रथम शासक था जिसने पहली बार रुपया की शुरुआत किया, जो लगभग 20 सदी तक प्रयोग होता रहा। नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन भी शेरशाह सूरी द्वारा ही किया गया। और ये प्रश्न आया है टीजीटी हिस्ट्री 2016 का। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग का नींव रखी? और ये प्रश्न आया हुआ है टीजीटी हिस्ट्री प्लस यूजीसी नेट का भी ये प्रश्न रहा है। तो शालीमार बाग और निशात बाग की नींव रखने वाला था जहांगीर। जहांगीर ने कश्मीर में प्रसिद्ध शालीमार और निशात बाग की नींव रखी और उसी ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर लगवाया। जहांगीर ने वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक आश्रय दिया। फलस्वरूप उसके समय बहुत कम इमारतों का निर्माण हुआ। इमारतों का जो निर्माण हुआ है वो शाहजहां के काल में हुआ है। चित्रकारी का काम जहांगीर के शासनकाल में हुआ है। जहांगीर के समय
सबसे उल्लेखनीय इमारत एतमादौला का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, और मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोग घर पर ही रह रहे होंगे और सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और मास्क का प्रयोग ज़रूर कर रहे होंगे। तो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो जितना हो सके घर में ही रहें और घर में रहकर अपनी स्टडी को जारी रखें। आप लोग की स्टडी को देखते हुए मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी मैं रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, तो कल मैं प्रयास करूँगी आपको वीडियो फिर से प्रोवाइड करने के लिए। और जैसे पहले हम स्टडी करते थे कंटिन्यू, वैसे ही हम स्टडी करना अब धीरे धीरे शुरू करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया? तो तोपखाने का जो पहली बार प्रयोग हमें मिलता है वो मिलता है पानीपत के युद्ध में। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है, उसी में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग हमें मिलता है। टीजीटी 2016 का प्रश्न रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण उसका तोपखाना एवं कुशल सेनापतित्व था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की तुलगामा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपखाने को रखकर चलाने की उस्मानी विधि कहते हैं। तो उस्मानी विधि को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। फिर से एक बार हम रीड कर लेते हैं। तुलगामा पद्धति और तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह जो छोड़ी जाती थी तोप रखने के लिए, चलाने के लिए, तो उसी को हम उस्मानी विधि कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद नियुक्त किया गया? सर्वोच्च पद नियुक्त किया गया है तो वो था काजी उल कुजात। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आया है टीजीटी 2016 का। व्याख्या देख लेते हैं। काजी उल कुजात को मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था। मुख्यतः काजी को सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त होते थे, जो कानून की व्याख्या करते थे, जिसके आधार पर मुख्य काजी निर्णय देता था। निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुदित करवा रज्मनामा नाम दिया? तो अनुदित कराने वाला कौन था? वो था अकबर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी 2016 का प्रश्न रहा है। मुगल बादशाह अकबर ने महाभारत को फारसी में अनुदित कराकर रज्मनामा नाम दिया। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से फैजी मुलेश्वरी नकीब सुल्तान हाजी अब्दुल्ला कादिर बदायूनी द्वारा किया गया। अकबर ने फैजी के अधीन एक अनुदित विभाग स्थापित किया था। अकबर के काल में अन्य प्रमुख अनुदित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से ग्रंथ हैं? ज्योतिषी ग्रंथ तजक का अनुवाद जहान ए जफर नाम से किया और सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद नामा ए खिराद अफजाना नाम से किया और कथा सरित सागर का अनुवाद बहर अल असमार नाम से किया। पंचतंत्र का अनुवाद, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, पंचतंत्र का अनुवाद अनवर ए सुलेही के नाम से किया। मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिज़ाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा खां संबंधित हैं? उस्ताद ईसा खां संबंधित हैं
ताजमहल से? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। टीजीटी हिस्ट्री 2016 का प्रश्न रहा है। शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहां कालीन वास्तुकला का चरमोत्कर्ष आगरा में यमुना नदी के तट पर निर्मित उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल के प्रिय पत्नी मुमताज महल का मकबरा है। इसका मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां के नादिर उस असरार की उपाधि दी गई थी। इसका प्रधान मिस्त्री या निर्माता उस्ताद ईसा खां था। महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश से जोड़ा था, तो किससे जोड़ा था? ये जोड़ा था पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खां। टीजीटी 2016 का प्रश्न रहा है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मवारा उन्हार ट्रांस ऑक्सियाना की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगना की जागीर का मालिक था, तथा अपनी माता का नाम तुगुल निगार खानम बेगम था। बाबर अपने पिता पक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था तथा मातृ पक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार उसमें तुर्कों एवं मंगोल दोनों के रक्त का सम्मिश्रण था। 10 साला व्यवस्था में इलाही पचांग एरा के किस वर्ष से राजस्व को सम्मिलित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न आया है यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम मेडवल हिस्ट्री 2018 में। तो ये हो जाएगा 15वें और 24वें, 15वें से 24वें तक। व्याख्या देख लेते हैं। अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण संशोधन किए। इसके अंतर्गत 1580 से 81 में अकबर ने आईने 10 साला 10 वर्षीय नियम लागू किया। ये अकबर के शासनकाल में 24वें वर्ष था। इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में अर्थात 1571 से 1580 ईस्वी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में अनाज उत्पादन की दरें निर्धारित की गईं तथा उसका औसत निकाला गया। इसे रई कहते हैं। इसके आधार पर लगान औसत नगद दर निर्धारित की गई, जिसे दस्तूर कहा जाता था। अकबर द्वारा इलाही पंचांग 1584 ईस्वी में चलाया गया। गद्दी पर बैठने के बाद पहले नौरोज अर्थात 11 मार्च 1556 में प्रारंभ माने जाने वाला 10 साला व्यवस्था में अकबर के शासन में 15वें से 24वें वर्ष तक के राजस्व आंकड़े को शामिल किया गया। उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था। तो उपनिषद का फारसी अनुवाद करने वाला था औरंगजेब का पुत्र दारा शिकोह। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम मेडवल हिस्ट्री 2018 का प्रश्न रहा है। मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का सबसे बड़ा पुत्र, यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया है, दारा शिकोह जो कि औरंगजेब का भाई था। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह था। दारा शिकोह सभी धर्म और मजहब का आदर करता था और हिंदू धर्म, दर्शन व ईसाई धर्म में विशेष दिलचस्पी रखता था। शाहजहां ने इसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से विभूषित किया। लेनपुल ने इसे लघु अकबर कहा, क्योंकि इसमें धार्मिक कट्टरता की इतनी भावना नहीं थी, जिसके कारण इसे लघु अकबर की भी पदवी दी गई। इसने संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद कराया। इसकी मौलिक पुस्तक मज्म उल बहरीन में इन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के 2 मार्ग बताए हैं। इन्होंने उपनिषद का फारसी में अनुवाद सीर ए अकबर के नाम से करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। औरंगजेब द्वारा संगीत प्रतिबंधित करने की सूचना हमें मिलती है। जबकि औरंगजेब खुद भी संगीत प्रेमी स्टार्टिंग में था, वो वीणा भी बजाता था, लेकिन उसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया और इसकी सूचना हमें मिलती है यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ए साकी मुस्तैद खां और इसके अलावा मनूची हो सकता है। एक बार व्याख्या चेक कर लेते हैं। यूपी हायर एजुकेशन एग्ज़ाम 2018 का प्रश्न रहा है, मुगल शासन के दौरान हिंदुओं व मुस्लिमों के सांस्कृतिक जीवन में संगीत कला की अहम भूमिका रही। अकबर के शासनकाल से शुरू हुआ यह सफ़र शाहजहां के काल तक निर्बाध रूप से चलता रहा। औरंगजेब ने इस्लामी परंपरा को महत्व देते हुए दरबारी गायन पर रोक लगा दिया। हालांकि उपलब्ध स्रोतों के आधार पर स्पष्ट होता है कि उसने वाद्य यंत्रों के बजाने पर रोक नहीं लगाई। वह स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। मनूची की स्टोरियो दी मीग्रो व साकी मुस्तैद खां की मासीर ए आलमगीरी में औरंगजेब द्वारा संगीत प्रतिबंध का वर्णन मिलता है। मतलब गान पर इसने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं उस पर नहीं लगाया था, ऐसी सूचना मिलती है। ये महत्वपूर्ण है कि प्रतिबंध के बावजूद फारसी में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सीरीज़ ये आज कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो और देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएँ या आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।